हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम जो फ्राइडे को हम आपके साथ होते हैं। साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साउथ एशिया पर उनकी खास नजर है। चेन्नई में रहते हैं लेकिन आजकल अपने वतन बिहार में हैं। पिछले दिनों अपने घर पर माने गांव में थे, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। आज सैयद अली मुश्तबा साहब मुंगेर में हैं, जहां वो अपने रिलेशंस में वहां गए हुए हैं। वहां भी उन्होंने वक्त निकाला है, उसके लिए उनके हम शुक्रगुजार हैं। आज हम जो खबरें डिस्कस कर रहे हैं वो अफगानिस्तान लगातार खबरों में बना हुआ है। इस वक्त तालिबान की सरकार वेस्टर्न मुल्कों से, खास तौर से अमेरिका से और उनके साथी जो मुल्क हैं, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलिया और कई मुल्कों के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की है दोहा में। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी ने उन्होंने कई इश्यूज पर बात की है। वो क्या कुछ है, इससे पहले अस्ताना में मुलाकात हो चुकी है। उस पर क्या कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान पर डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पिछले दिनों पख्तूनख्वा बेजोर इलाके में जो बड़ा बम धमाका हुआ है, जमात उलमाए इस्लाम फजल के रैली में जो मीटिंग थी बहुत बड़ी, उसमें हालांकि ये धमाका हुए कई दिन हो गए, लेकिन इसमें कुछ नए एंगल से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। क्या उसमें आईएसआईएस यानी दाइश का रोल है, उस पर हम बात करेंगे। अक्सर तालिबान जो अफगानिस्तान में है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके रिश्ते नजदीक बताए जाते हैं और उन पर अक्सर इल्जाम लगता रहा है। आखिर ये क्या कुछ है, इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ? उसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कुछ तैयारियां हैं और उस सिलसिले में बिलावल भुट्टो लंदन जाने वाले हैं। लंदन में वो नवाज शरीफ से बात करेंगे। क्या कुछ है ये, इन सब इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साउथ एशिया के मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि आखिर अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है। अभी तक तालिबान की सरकार को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन मिल सब रहे हैं। ये क्या कुछ है कहानी? जी काजमी साहब, मेरा सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुंगेर शहर से मुखातिब हूँ, बिहार बिहार स्टेट से। और आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले दोहा, कतर। और वहाँ पे जो है वो तालिबान की मुलाकात हुई है अमेरिकन डेलीगेशन से, जिसमें वो टॉमस वाइट जो है वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, और रीना अमीरी जो हैं वो जो है विमेन और चाइल्ड और इस तरह के वो हैं, वो भी अमेरिकन है, उनसे मुलाकात हुई है। और आमिर खान मुत्तकी जो हैं, जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते हैं तालिबान की, वो काबुल से कतर गए थे। और उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर के अंदर, सुहेल शाहीन, वो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये मीटिंग जो है ये दोहा में, कतर में हुई है। और इससे पहले ये दोनों जो अमेरिकन डेलीगेट्स हैं, टॉमस वाइट और रीना अमीरी, ये कजाकिस्तान के कैपिटल आस्ताना में थे, जहां पे उन्होंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से अफगानिस्तान की बात की थी, जिसपे तालिबान के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनका बहुत बड़ा से है अफगानिस्तान के ऊपर। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, इनका बहुत क्लोज एसोसिएशन है अफगानिस्तान से। तो ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी अपने साथ लेके चलना चाहती है, जो कि बज़ाहिर तौर पर अलाई है अभी भी रशिया की, और वो मतलब सोवियत यूनियन से ही कट के निकली है। और उसकी अपनी अब आजकल इंडिविजुअल हैसियत हो गई है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब घटना चक्र चल रहा है कि आस्थाना में जो है अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो लोग हैं उनसे बात हुई। और उसके बाद वही डेलीगेशन जो है टॉमस वाइट का और रीना अमीरी का, वो दोहा आ गया। अब दोहा के अंदर जो मीटिंग हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपनी एक प्रेस रिलीज अपने वेबसाइट पे की है। उस पर उन्होंने खास तौर पर कहा है कि हम लोग जो ये मीटिंग कर रहे हैं,
वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इशू है, और जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन चल रहे हैं, मतलब पॉवर्टी के और इकोनॉमिक बुरहान चल रहा है, और खासकर जो है विमेन्स के ऊपर जो इश्यूज हैं। तो इन सब चीजों पे हमारी जो है वो बातचीत हुई है, और हम कंटिन्यूअसली जो है तालिबान को हम इंगेज करना चाहते हैं और उनसे बराबर जो है हम बात करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये सारी मीटिंग इसलिए नहीं हो रही कि हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें, ना ही उनके फंड्स रिलीज करें, ना ही जो है उनको हम मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है मतलब रहने का दर्जा दें। तो ये सब बातें तो अमेरिकन मतलब जो वेबसाइट है स्टेट डिपार्टमेंट की, उस पर लिखी हुई है। अब तालिबान का ये कहना है कि तालिबान ने तो अमेरिकन डेलीगेशन से तो बात की है, जो कि उनके उनके तोलो न्यूज में जो उनका उनका जो है तालिबान का जो व्यू पॉइंट है, उन्होंने उसके साथ साथ और भी बहुत बड़ा डेलीगेशन वेस्टर्न ममालिक का, ऑस्ट्रेलिया का और उधर स्वीडन का और कहाँ का वेस्टर्न यूरोप से, और वो लोग भी कतर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात की। तो तालिबान के जो मेजर डिमांड्स है वो 3-4 हैं। एक तो ये कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारे सारे जो है कॉन्सुलेट खोलिए सारी दुनिया में, हमें आने जाने का जो है वो मतलब ट्रैवल ग्रांट प्रोवाइड कीजिए, और हमारे फंड्स रिलीज कीजिए। तो ये तालिबान ने जो है अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये बात वही दोहा में, इससे यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब एक हलचल आ गया है, और जो वेस्टर्न ममालिक है वो भी चाहती है कि तालिबान को हम इंगेज करें, और तालिबान भी चाहती है कि हम वेस्टर्न ममालिक को इंगेज करें। तो अभी तो बात यहीं तक आकर खत्म होती है, और ये कहाँ जाएगी, तो बात चलती है तो बहुत दूर तक जाती है, वही बात है। जी जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तोलो न्यूज ने जो खबर दी है उसमें और जो बताया है वो इसमें यूके, यूएस, स्पेन, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारे मुल्कों के एम्बेसडर से मुलाकात की है, और इसमें क्या कुछ सूरत हाल बनेगी। देखिए, इस किस्म की मीटिंगों की सारी डिटेल सामने नहीं आती। मैं तो अब तक ये कहता हूं कि जो अमरीकी फौज के वापस जाने से पहले दोहा में मुलाकातें होती थी ज़ल्म खलीलजाद के साथ, और उसमें तालिबान के नुमाइंदे होते थे, उस वक्त की काबुल की सरकार के नुमाइंदे नहीं होते थे, और उन्होंने बंद कमरों में क्या क्या बात तय कर ली है ये किसी को आज तक नहीं बताया गया। तो ये मीटिंगें होती हैं, हम जैसे पत्रकार बहुत सी वो खबरें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा अजीब सा मुअम्मा है। एक ऐसा सवाल है कि तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात काफी नजदीक भी रहे, कभी कभी दुश्मनी दिखाई जाती है, कभी फिर नजदीक आ जाते हैं, तो ये हमेशा शक के दायरे में रहता है। अच्छा, सैयद अली मुस्तफा साहब, इससे आगे हम अफगानिस्तान के पड़ोस में जो ये पाकिस्तान का पख्तूनख्वा इलाके में जो बड़ा खैबर पख्तून जिसे कहा जाता है, उसमें जो धमाका हुआ है, इस किस्म का हमला, इस किस्म का धमाका बहुत अरसे के बाद हुआ है। पाकिस्तान में निस्बतन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नजर आ रही थी अब तक, जिसमें इमरान खान के हक में और उनके खिलाफ और सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इस किस्म का धमाका बहुत अरसे के बाद हुआ है। ये क्या मैसेज है इस पूरे इलाके को, पाकिस्तान को? जी, ये खबर जो है वो बिजौर जगह है, वो खार डिस्ट्रिक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा, या अब दिन पख्तूनख्वा ही कहा जाता है, खैबर तो हट गया उससे। पाकिस्तान का जो एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, उसमें जो जगह है उसका नाम है खार, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो मतलब बिजौर है, नहीं बिजौर जो है वो शायद जगह है, और खार जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, जिनका एक अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है जमायते उलमा ए इस्लाम, फजल फैक्शन। इसमें और भी बहुत सारे फैक्शन हैं, इनका नाम है फजल फैक्शन। तो ये जो है, और इनके फजलुर रहमान की जो एक अपनी पहचान है वो ये है कि ये रंगीन पगड़ी बांधते हैं। ये काली पगड़ी नहीं बांधते हैं या हरी पगड़ी नहीं बांधते हैं, ये रंगीन पगड़ी वाले जो है मौलाना फजलुर रहमान है। और ये पॉलिटिशियन है, ये कोई मतलब कहने का मतलब है कि रिलीजियस या धार्मिक तरह के नेता नहीं है, और ये डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये यहाँ ब्लास्ट हो गया उनकी रैली में, वो कोई 500 लोग उनकी रैली में आए हुए थे, और वो जो हमला कुछ था जो कि जिसने फिदायीन हमला किया था, वो अपने बदन में जो है वो बॉम्ब वगैरह जो है उसने बांधा हुआ था,
और वो बिल्कुल फ्रंट रो पे बैठा हुआ था और उसने जो है स्टेज पे के सामने जा करके उसने ब्लास्ट कर दिया। तो अपने खुद तो मर ही गया और लेकर के 50 से ऊपर लोग तो अभी तक मर चुके हैं और 100-150 लोग जो है वो घायल हैं और भी संख्या इसमें बढ़ने की है। तो ये तो खबर है। अब इसका जो है विश्लेषण ये है कि इसमें जो पहला जो है वो शक के दायरे में जो था वो पाकिस्तान तालिबान पार्टी जो है, तहरीके तालिबान पार्टी जो है, वो टीटीपी जो है, जो पार्टी नहीं है, वो एक संस्था है जो कि एंटी पाकिस्तान है और वो एंटी फौज है और एंटी वो है। उनकी तरफ इशारा था कि शायद ये उन्हीं का काम हो रहा था क्योंकि वही अब टेररिज्म कर रहे हैं और उनकी जो संधि थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो ब्रेक हो गई है। लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो है, जो काबुल में सरकार चल रही है तालिबान की, वहां से भी खंडन आ गया कि हमने इसको इस ब्लास्ट को और इस काम को हमने अंजाम नहीं दिया। तो अब ये जो बात है कि किसने दिया है, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें आईएस का देश जिसको कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये दाइश, मैं थोड़ा सा बीच में लोगों को बता दूं, दाइश जो लफ्ज है वो अरबिक एक वो है, नाम है जिसका एब्रीविएशन है। मैं दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, उसका एब्रीविएशन दाल अलिफ एन शीन, उसे दाइश कहते हैं। और उसकी तरफ से जो वही सीरिया और इराक में अब तक एक्टिव रहा है और अब से पहले अफगानिस्तान में भी उनके आने की खबरें आती रही हैं, जिसमें कि रूस ने कई बार बताया कि अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से सीरिया से लाए जाते रहे और अफगानिस्तान में लाए गए। जी, ये जो है पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर उन्होंने, इमरान खान ने भी उसको कंडम किया है, शहबाज शरीफ ने भी कंडम किया है और वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये सारे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है आईएसआईएस का ही इस पे हाथ है। और ये जो है एक बड़ा हमला हुआ है जनवरी में, याद होगा जनवरी 31 जनवरी को शायद एक ब्लास्ट हुआ था यही मस्जिद के अंदर, जिसमें 100 से ऊपर लोग जो है वो हिलाक हो गए थे। और ये कोई फौजी कंटोनमेंट वगैरह में ये मस्जिद थी जिसमें ज्यादातर जो वर्दी वाले लोग हैं वही जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद से ये बड़ा हमला हुआ। और इसमें याद होगा कि एक आर्मी स्कूल था, उसमें भी इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया था और कोई 1400-1500 बच्चे मर गए थे। तो ये सब जो है ये भयानक जो टेररिज्म का और आतंकवाद का और का नमूना है ये, कि अब ये पॉलिटिकल रैली में जो है ये ब्लास्ट हो रहा है। और हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नए किस्म की बात है कि इस किस्म की रैली में, सियासी रैली में इतना बड़ा। अब से पहले जो हमने धमाके देखे हैं, हमले देखे हैं, वो मस्जिदों में या ऐसे मौकों पर, मजहबी मौकों पर, लेकिन ये बिल्कुल नए किस्म का वाकया है। इसमें क्या आने वाले इलेक्शन के लिए कोई पैगाम है कि इलेक्शन कैंपेन जो लोग करेंगे, क्या वो कोई इलेक्शन के मुखालिफ लोग हैं, क्या कुछ है? थोड़ा सा इसकी आइडियोलॉजी के बारे में आप बताएं। ये बिल्कुल तय है कि देखिए आईएसआई का तो इंटरनेशनल एजेंडा है और वो भी जो अफगानिस्तान में जो है वो भी तालिबान के अगेंस्ट में है, तालिबान आईएस के अगेंस्ट में है। पाकिस्तान भी जो है वो तालिबान उनके आईएस के अगेंस्ट में है। और आईएस जो है वो उसका जो है वो इंटरनेशनल एजेंडा है और उसका ग्लोबल एजेंडा है। तो वो तो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन हो, कोई जमहूरी निज़ाम इस्टेब्लिश हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश हो। वो तो पूरे दुनिया के जो उम्मा है और जो इस्लाम के जो कंट्रीज हैं उन सबको जो है वो एक परचम के अंदर लाना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि ये आईएस है और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। तो उनका एक अपना एजेंडा है। वो बिल्कुल उसी के बाद जबकि वो इराक का जो मामला आया था और अलकायदा का मामला आया था, तो अलकायदा तो अब समझिए कि वो अब बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन आईएस जो है वो सीरिया में, इराक में, आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वेस्ट एशिया में ज्यादा एक्टिव है। और ये भी था कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है। लेकिन जो तालिबान है वो आईएस के अगेंस्ट में है, उसको नहीं चाहते हैं। तो अब ये पख्तूनख्वा का जो एरिया है ये बहुत ही ग्रे एरिया है, हमेशा वोलेटाइल रहता है, हमेशा यहाँ पे
मतलब खूनरेजी होती रहती है, धमाके होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं। तो ये बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 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 एक चीज बड़ी कंट्राडिक्टरी लग रही है। पिछले दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तालिबान की तारीफ कर डाली और ये कह दिया कि यहां अब कोई टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं है, आईएसआईएस नहीं है और दूसरे नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि अफगानिस्तान से लगे हुए इस इलाके में, पाकिस्तान में इतना बड़ा वाकया हो गया। आखिर अमेरिका कैसे या तो यह कि तालिबान के स्टेटमेंट पे यकीन करता है, या उसके पास इंटेलिजेंस है, या उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बयान देते रहते हैं। आपको क्या लगता है? आप थोड़ा शायद ज्यादा बिल्कुल, ये जो है ना, ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है अमेरिका का कि वो चाहते हैं कि तालिबान हमारे जितने ज्यादा नजदीक आ जाए। उनके अपने कैलकुलेशन है, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। बल्कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो अपनी एक रिपोर्ट शायद की थी, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशन ने कि 17 या 18 संगठन हैं जो कि मतलब रेडिकल संगठन है, टेररिस्ट संगठन है, जो कि अभी भी अफगानिस्तान में मतलब सक्रिय हैं और एक्टिव हैं, जिसको तालिबान ने मतलब रिफ्यूट किया था कि ये कहाँ की खबर है, कहाँ का इंटेलिजेंस है। यहाँ पे एक बात और मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, ये ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है, ना कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे हुआ है। तो जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई कोई जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो सही है। अगर आप लेकिन बहुत ही पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है बहुत ही अफगानिस्तान। लेकिन एक चीज ये भी बता दूं कि अब वो फेंसिंग हो गई है वहां पे। हाँ हाँ। अब वो नेपाल वाली बॉर्डर नहीं रही है, अब इन्होंने फेंस कर दिया है पूरा जो जो पख्तूनख्वा जो है, खैबर पख्तूनख्वा, उसको अफगानिस्तान से पूरा फेंस कर दिया है। यहाँ तक कि वो फेंसिंग ऐसी है, वो अमेरिका से आई है फेंसिंग, और वो स्टील की फेंसिंग है और स्टील का उस पर तार लगा हुआ है, जिसपे टैंक की गोली भी जो है वो भी नहीं असर कर पाती है। जी 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 जी। और उनका जो रूट है जाने का, जो उनका गेट है, उसी से आप इस पर जाएं उस पर जाएं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने फेंस किया हुआ है, और वो एक फेंसिंग अभी और हो रही है जो ईरान के बॉर्डर से हो रही है। तो पाकिस्तान वाले तो अब ये कह रहे हैं, तो अब तो एलओसी ही बचा हुआ है बस, और क्या। अच्छा अच्छा, ये पाकिस्तान की सियासत में क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है? ये बिलावल भुट्टो का लंदन का सफर क्या कुछ है जो जिसका कुछ ऐलान जी, ये आया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सफर है। लंदन जा चुके हैं और मिल भी चुके हैं, और नवाज शरीफ से बहुत अच्छे से मुलाकात भी हुई है। और जो बाहर निकल के बात आ रही है वो तो सब पब्लिक के कंजम्पशन में है, लेकिन अंदर की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ ही जो है वो पीडीएम को चला रहे हैं, ना कि शहबाज शरीफ चला रहे हैं। जो नवाज शरीफ कहेंगे वही होगा। और ये जो अभी बिलावल भुट्टो गए हैं लंदन, वो सिर्फ अपने अलायंस को पक्का करने गए हैं। और अलायंस तो अभी चली रही है पीडीएम में, और यहाँ पे पीडीएम सरकार में नवाज शरीफ की जो पीएमएल है नवाज शरीफ की, और पीपीपी चल रही है। तो ये जो लंदन का उनका ट्रिप है, वो अभी जो है वो मिनिस्टर के लिए, और कितने लोग जो है कोलिशन में होंगे, और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट जो लड़ेगी और जीतेगी तो हमारे कितने मंत्री होंगे, इसकी फाइनलाइजेशन के लिए वो गए हुए हैं वहां पे। ये बाहर बात नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है बहुत नाखुश है पीडीएम के अंदर, और उनको जो है उनको सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्ट्री का जो है वो मतलब ओहदा दिया हुआ है। बाकी जो उनके लोग हैं वो बहुत बड़े छोटे छोटे मंत्री उन्होंने बनाए हुए, जबकि वो मेजर पार्टनर है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में 3 ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मतलब पाकिस्तान को देख रही है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी नवाज शरीफ वाली पार्टी है पीएमएल, और तीसरी जो है वो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो पीटीआई वर्सेस ये दोनों कॉलिशन पीपीपी और पीएमएल के अंदर। अब देखिए देखिए, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अजीब वो है। जब आप बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी है, मुझे याद है 1998 में जब मैं अमेरिका गया था, उस ग्रुप में पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी भी थे, और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये मालूम हुआ था हमें, और वहां भी महसूस किया हमने कि वो अमेरिका के बहुत नजदीक है। और उसके बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, एक बार नहीं, 3 बार। तो मेरा तो अपना तज्जिया पाकिस्तान की कैबिनेट के बारे में अक्सर अक्सर ऐसा रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, किसको क्या मिनिस्ट्री देनी है वो अमेरिका तय करता है। मुझे याद है जब पहली बार नवाज शरीफ जीते थे, उसके बाद 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक
डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी अमेरिका का इस्लामाबाद में बैठा रहा और एक एक नाम ऐसा लग रहा था कि वो क्लियर कर रहा कि कौन कैबिनेट में किस पोजीशन में होगा। तो खैर वो एक अलग एक बात है। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड किस्म की चीजें भी अपने जो तजर्बे हैं वो मैं शेयर करता हूं ताकि लोगों का जहन खुले कि अंदर से पॉलिटिक्स कैसे चलती है। जी आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान में अब इलेक्शन का क्या हालात बन रहे हैं, क्या होगा? ये अब इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर बताए जाते रहे थे अभी से कुछ दिन पहले तक, अब क्या हालात है? क्या अब कहीं कोई कंप्रोमाइज हो गया या गुस्सा अभी बाकी है? जी देखिए, ये जो इलेक्शन है ये तो 8 तारीख का उन्होंने अनाउंस किया है कि 8 तारीख को केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। अब वो 8 तारीख में अब कोई देर है नहीं, वो अगले हफ्ते ही 8 तारीख आ जाएगा। तो अब देखना है कि वो अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट आती है कि नहीं आती है। क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ कोई चीज मतलब सेट टाइम टेबल पे नहीं चलता है। ये तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट आ रही है उसको हम फॉलो करेंगे। तो उसके बाद जो है 90 डेज के अंदर, 80 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर जो इलेक्शन हो जाने चाहिए और 20 दिन के अंदर जो है सरकार बन जानी चाहिए। वो तो मैंडेट पहले से ही है। अब इमरान खान की जो बात मैं करना चाह रहा हूं, इमरान खान ने, मुझे ये लगता है एज एनालिस्ट कि इमरान खान ने अपना जो जारहाना अंदाज था उसको विड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने अपने आप को टोटली अंडर द शेल कर लिया है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ना वो शोर मचाएगी उनकी, ना कोई और शोर मचाएगा। और वो बिल्कुल विड्रॉ हो गए हैं। ये आपने भी देखा होगा कि कोई खबर जो है वो इमरान खान की तरफ से नहीं आ रही है या पीटीआई की तरफ से नहीं आ रही है। और जो पाकिस्तान से इमरान खान के हवाले से खबर आ रही है वो ये केस और वो केस, इसमें स्टे मिल गया, उसमें बेल मिल गया, और ये ऐसे हो गया, वो हो गया, वो वही जिक्र। लेकिन पीटीआई जो है या इमरान खान जो है वो अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कोई भी रैली नहीं कर रहा है, कोई भी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है और वो ये चाहते हैं कि अपने संगठन को हम बिखरने से और टूटने से उसको रोकें, और पॉलिटिकल जो इलेक्शन अनाउंस होगा उसमें जो है फिर जो 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 वो फाइट करेंगे उसको। तो ये बात है। शायद उन्होंने अभी अपने खिलाफ ज्यादा कार्रवाइयां ना हो उससे रुकने के लिए उसको होल्ड पर शायद रखा हो। आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान, चूंकि उनकी जो रैलियां हुई उनकी हुकूमत से बाहर जाने के बाद, तो वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अब ये जो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मीटिंग हुई थी लंदन में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। उसी के साथ दोनों मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में एड्रेस किया था, जिसमें नवाज शरीफ ने बिल्कुल खुले तौर पे कहा था कि पाकिस्तान में जो पीटीआई एलिगेशन लगा रहा है कि ये इम्पोर्टेड सरकार है, अमेरिका की सरकार है, उसका उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने कहा कि कोई जो है ये डेमोक्रेटिकली, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक लैंडमार्क है कि एक डेमोक्रेटिकली जो है एक गवर्नमेंट जो है वो कुर्सी छोड़ देती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है। तो पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी की जड़ें जो है मजबूत हो रही हैं और लोग जो है डेमोक्रेसी के रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ का बयान था लंदन में, ये मैं कहना चाह रहा था। जी जी जी। तो ये बहरहाल हर सरकार अपने आप को इसी तरह से कहती हो, तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ भारत और बांग्लादेश वाले कहीं बॉर्डर पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें शायद दोनों मुल्क मिल करके कुछ करने वाले हैं, वो क्या कुछ है? जी, ये खबर जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का जो है जो बॉर्डर लगता है मिजोरम के साथ, और ये जो इलाका है बांग्लादेश का चीटागांव हिल ट्रैक्स, यहाँ पे तो हमेशा इंसर्जेंसी रहती है और मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ रहती हैं और तरह तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे। बिल्कुल मतलब जैसे यहाँ हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का मामला है, वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा ग्रुप है कौन ग्रुप नहीं है। तो वहां पे हो क्या रहा है कि चीटागांव ट्रैक्स पे जो है वो इंसर्जेंसी चल रही है इनकी कुकीज की, और उन्होंने कुकी चिन आर्म्ड ग्रुप एक बनाया हुआ है जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है, जिसको जो बांग्लादेश की एक एलिट उन्होंने फोर्स बनाई है जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन, रैप, जिसको अमेरिका ने बैन कर दिया था कुछ दिनों के लिए। ये भी एक नई खबर आपको बता रहा हूं मैं कि किसी गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी को, आप देखिए जैसे हमारा एनआईए है या सीबीआई है, इसको क्या अमेरिका बैन कर देगा? और वहां बांग्लादेश में जो रैप है इसको बांग्लादेश अमेरिका ने जो है वो बैन कर दिया था, इसलिए कि उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया था। तो उस पर उन्होंने बहुत हद तक रोक लगाया जिससे कि वो रुक गया।
लेकिन ये जो रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स है, ये बिल्कुल एलीट फोर्स है जो कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। अब ये लोग जो हैं, जो बांग्लादेशी रैपिड एक्शन फोर्स है, ये लड़ रहे हैं कुकी चेन आर्म्ड रिबेलियन से, और इनकी लड़ाइयां हो रही हैं जहां से ये कुकीज लोग जो हैं ये वहां से भाग करके मिजोरम आ रहे हैं, और मिजोरम में उनको जगह मिल रही है और वहां वो शेल्टर ले रहे हैं। और जो खबर ये है कि हमारे जो बीएसएफ के लोग हैं, राष्ट्र राइफल के लोग हैं, इन्हें ये खबर है कि ये लोग रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं और यहाँ से आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं बांग्लादेश के चिटागांव हिल ट्रैक्स में। तो बांग्लादेश और इंडिया जो है, दिल्ली और ढाका जो है, वो इनको रोकने के लिए ये दोनों जो है, दोनों मुल्क जो है, वो आपस में उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है या कोई एक अंडरस्टैंडिंग की है कि दोनों मिलकर ज्वाइंट एक्शन करेंगे। ये जो मिजोरम में जो लोग हैं और जो कि चिटागांव में जाकर के हिल ट्रैक पे जो है इंसर्जेंसी कर रहे हैं, तो यही खबर है। और ये एक बड़ी खबर है इसलिए कि मिजोरम जो है वो एक तरफ से बांग्लादेश का भी बॉर्डर लगता है उसका, और म्यांमार का भी बॉर्डर लगता है। अब चिटागांव हिल ट्रैक्स में जो है वो मिजोरम के जो लोग हैं, जो कुकी लोग हैं, वो मिजोरम के ही लोग हैं जो कि वहाँ चिटागांव है, उनको जो बांग्लादेशी मार रहे हैं, उनके जो रैब हैं और उनके सिक्योरिटी फोर्स, वो भाग के आते हैं मिजोरम। और वहां से जो म्यांमार में है वो चिन स्टेट है, वो भी मिजोरम के लोग हैं, उधर चिन है, इधर जो है वो मिजो है, वो भी भाग के आते हैं यहाँ पे। अब इनको जो है रिहेबिलिटेट किया हुआ है। अभी एक इंडिया के जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है हमारे, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट आया था, कहीं पर मैंने पढ़ा था, ये जो लोग रिफ्यूजी आए हैं इनको जो है उन लोगों ने कुछ कार्ड वार्ड दिया हुआ है, रिफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है, और मतलब एक इस तरह का दिया हुआ है कि ये लोग इंडियन नहीं है, ये रिफ्यूजी हैं। और उन्होंने मतलब ऑर्डर जाहिर किया था और इशू किया था कि इन लोगों की जो है इन पर कड़ी नजर रखी जाए और इनका जो है कार्ड वार्ड बना करके इनकी आइडेंटिफिकेशन करके रखा जाए कि ये लोग जो है यहाँ पे टेम्परेरी रह रहे हैं और ये कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करें। तो यही खबर है वहां पे। अच्छा, ये बताइए सैयद अली मुश्तबा साहब, चूंकि बांग्लादेश पे हमारी बात हो रही है, उसकी बात कहां तक पहुंची? वो जो शेख हसीना से अमेरिका नाराज, और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते एक प्रोटेस्ट भी हुआ बीएनपी का कि शेख हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां एक केयर टेकर हुकूमत हो जो अगले साल के शुरू में जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन कराए। वो मामला कितना गर्म है, क्योंकि वो चीन से ताल्लुकात की वजह से शायद अमेरिका नाराज भी चल रहा है वहां। जी देखिए, वो जैसे पाकिस्तान में चुनावी माहौल आ रहा है और बांग्लादेश में भी चुनावी माहौल आ रहा है, मालदीव में भी चुनावी माहौल है, ये सारे जो साउथ एशिया के मुल्क हैं, यहाँ श्रीलंका में जो है वो इलेक्शन ड्यू है, तो अब इंडिया में भी इलेक्शन ड्यू है। तो मेरा ये कहना है कि वहां जो चुनावी माहौल है, अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट शेख हसीना और उनको हटाने की भी बात प्रोटेस्टर कर रहे थे कि आप छोड़िए और केयर टेकर गवर्नमेंट लाइए और ये कीजिए। तो ये जो माहौल है वो तो बन ही रहा है बांग्लादेश में। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी बहुत अर्ली डेज है कि मैं बताऊं कि कहाँ जाएगा जाके, लेकिन वो एक अलग चीज है। और ये इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी का मामला जो है वो तो एक अलग चीज है, ये दोनों को साथ जोड़ के नहीं देख सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले महीनों में आप इन सभी मुल्कों पर नजर रखें कि अमेरिका बहादुर कहां कहां अपनी पसंद की हुकूमतें बनवाने की कोशिश कर रहा है, उस पर नजर रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो अपने आप को बड़ी ताकतें समझती हैं वो अपनी पसंद की सरकारें ही चाहती हैं कि हमारी मर्जी के फैसले लिए जाएं, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप पूरे हफ्ते खबरों पर नजर रखते हैं और अपनी सारे जितने पर्सनल भी सोर्सेज हैं मुख्तलिफ मुल्कों में पत्रकारों के जरिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप हमारे प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।